नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरी इंटरव्यू पर्पज से क्लास देखते हो, जो भी बच्चे या अभी जो नए हों या जिनको आगे इंटरव्यू देना है या आगे तैयारी करनी है धर्म शिक्षक की, तो वो जरूर वीडियो पूरा देखें ना देखें उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग हमारे 2025 के लिए अर्ह हो गए हैं, योग्य हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो मेरी क्लास जरूर पूरा देखिए करिएगा, क्योंकि एक क्लास को पूरा देखने में आप लोगों को किसी भी मुद्दे पर आप ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी कि हम लोगों को किस मुद्दे पर किन तर्कों के साथ प्रस्तुत करना है उत्तर, किन मुद्दों का समर्थन करना है या किन मुद्दों पर असहमति जतानी है। तो इसमें आप लोगों को जरूर याद रखना है, वो क्लास पूरी अंत तक देखा करिएगा, तो इसलिए आप लोग ज्यादा आपका दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। और आज की हमारी क्लास कर्तव्यों पे लेने जा रहा हूं। आप लोगों ने यदि आप लोगों के संपर्क में धर्मगुरु हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिए गए, तो वो इंटरव्यू पैनल वालों द्वारा कुछ पूरे नहीं यदि आप लोगों से सुने जाते हैं तो आप लोगों से पूछ जरूर लिए जाते हैं। जैसे ही आप लोग शुरुआत करते हैं और 4-5 मूल कर्तव्य अपने बताते हैं तो वैसे ही आप लोगों को रोक दिया जाता है कि हो गया, ठीक है। मतलब उन लोगों को एक मैसेज चला जाता है इंटरव्यू पैनल वालों को, व्यक्ति को या हमारे जो छात्र यहाँ इंटरव्यू देने आया है उसको मूल कर्तव्य पता है कि आखिर नागरिकों के भी भारत देश में अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य है। तो आज मैंने सोचा कि मैं सारे मूल कर्तव्यों का आप लोगों के पास पूरी क्लास ज्यादा विस्तृत एक तरीके से आप लोगों को पास पेश कर दूं। तो पहली बात तो हम लोग सैनिक बनने जा रहे हैं और सैनिक में धर्मगुरुओं पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा कर्तव्य कि हम लोगों ने भारत भूमि में जन्म लिया है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकों के मुताबिक हमारे कौन से कर्तव्य हैं। और फिर हम लोगों ने सैनिक या सेना में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें फिर हम लोगों के सैनिक के कौन से कर्तव्य, और फिर सेना में भी एक स्पेशल पद है, वो है धर्मगुरु का पद, तो धर्मगुरु के कौन से कर्तव्य होते हैं। इसलिए हम लोगों को आज ये सारे 24 कर्तव्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और 11 जो हमारे मूल कर्तव्य है वो संविधान में प्रदत्त हैं, और सेना के 8 मैं आप लोगों को कर्तव्य बताऊंगा, और उसमें धर्मगुरुओं के 5 आप लोगों को कर्तव्य बताऊंगा। तो ये सारे कर्तव्य हम लोग एक एक करके, सबसे पहले तो हमारा जो नागरिक कर्तव्य है, ठीक है, ये हमारे संविधान के भाग 4A ये अलग से जोड़ा गया था कर्तव्यों के लिए, क्योंकि संविधान सभा वालों ने उस समय अपने जो भी संविधान में अनुच्छेद जोड़े या जो भी कर्तव्य, तो वो मूल भावना कर्तव्यों की उसमें समाहित थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा एक स्पष्टता मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हमारे संविधान में। तो उस समय जब 1976 में अमेंडमेंट किया गया तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक 11वां मूल कर्तव्य 86वां जो संशोधन किया गया उसमें 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये हम लोगों को 11 पहले मूल कर्तव्य नागरिकों के जान लेने हैं, और फिर उससे स्पेशल में सैनिक के क्या कर्तव्य है, फिर उस सैनिक से स्पेशल में हमारे धर्मगुरु के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये हम लोगों को 11 हमारे मूल कर्तव्य जान लेने हैं। तो ये आप लोग बाद या तो लिख लीजिएगा कि कुछ भी यदि आप लोगों से छोटी जानकारी भी पूछी जा सके तो आप लोग बता सके, ठीक है। तो संविधान में हमारे मूल कर्तव्य थे नहीं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन एक और मूल कर्तव्य जो अभी वर्तमान में हमारा जो मूल अधिकार है 21वां गरिमापूर्ण जीवन जीने का, उसमें 21A अलग से छोटे बच्चों के 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। तो हमारा सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है नागरिकों का है। पहले हम लोगों को नागरिकों की दृष्टि से देखना है, ठीक है। तो नागरिकों की दृष्टि से देखने में पहले आप लोगों को ज्यादा क्लियर है कि जैसे ही आप अंदर चले जाएंगे वैसे ही आप लोगों के कर्तव्य और बढ़ते जाएंगे सेना में। तो आप लोगों को पहली बात तो अपने अपने कर्तव्य पता होना चाहिए। तो पहला हमारा कर्तव्य है संविधान का पालन, ठीक है। सभी नागरिकों को, जो भी हमारा देश कानून तरीके से संवैधानिक तरीके से चलता है, तो सब लोगों को संविधान का पालन करना है, और संविधान के अंतर्गत कोई भी अपनी क्रिया या परफॉर्मेंस देना है तो संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ठीक है।
इसमें इसलिए है क्योंकि आप लोगों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मतलब आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, यदि कोई आम नागरिक, तो मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो राष्ट्रगान का अपमान कर सकता हूं। तो आप हर स्थिति में स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही आपका राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्हों की या राष्ट्रीय कानूनों की कोई भी बात आ जाए, तो वहां आप लोगों के मूल अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। इसलिए ये अलग से स्पष्ट भाषा में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है। दूसरा हमारा, मैं आप लोगों को शॉर्ट शब्दों में आप लोगों को ज्यादा लिखूंगा। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से हमारा देश जब उन्होंने आजाद कराया, तो किन किन आदर्शों का या किन किन नियमों का पालन किया उन लोगों ने, वो सारे नियम हम लोग वर्तमान में लेके चलेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है। ठीक है। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। ये हमारी जो भी हमारा देश संप्रभुता का मतलब होता है, पहले तो देश की संप्रभु अखंडता। अखंडता का मतलब है कि हमारे देश को किसी भी क्षेत्र को खंडित होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी अखंडता का और संप्रभुता का, कि हम बिना बाहरी हस्तक्षेप के हम लोग निर्णय लेने की अपनी स्थिति में है, बिना किसी, हम लोग संप्रभु हैं कि मतलब कोई भी देश के बाहरी दबाव के कोई भी हम लोग अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। चौथा हमारा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं देना। ठीक है। इसमें हमारा एक मूल कर्तव्य, ये विशेष तौर पे इसमें आप लोगों की थोड़ा झलक सैनिक कर्तव्य में भी दिखेगी। लेकिन यदि कोई हमारा देश स्थिति में फंसता है, वो आप लोगों को आह्वान किया जाता है कि देश की सेवा के लिए आप लोग को समर्पित होना है, तो आप लोगों को हर उस स्थिति में तत्पर रहना है या तैयार रहना है। ठीक है। तो पांचवा है हमारा समान भ्रातृत्व। भ्रातृत्व की भावना, ये मूल कर्तव्य समान भ्रातृत्व के किसी भी धर्म का है, सभी लोग हम लोग भाई भाई हैं, और ये भावना उन सभी नागरिकों में होनी चाहिए जो हमारे इस देश में या हमारी भारत भूमि में रहती है। ठीक है। छठवां हमारा मिश्रित संस्कृति का संरक्षण। पहली बात तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि भारत देश विविधता में एकता वाला देश है। तो जो भी हमारी मिश्रित संस्कृति किसी भी धर्म की हो, किसी भी सभ्यता की हो, तो उसका संरक्षण हमारा एक मूल कर्तव्य है। सातवां मूल कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। देखो, आप लोगों को पता होगा कि हमारे धर्म में शुरू से ही जीव जंतु पेड़ पौधों की पूजा याचना करते आए हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में एक मानवीय गुण सभी लोगों में पाए जाते हैं। वो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं में जैसे ही मानव से दृष्टिकोण रखते हैं, वैसे ही इन लोगों के प्रति भी रखते हैं। तो यदि कोई आप लोगों से पूछा जाए, तो ये वाला आप लोगों को ज्यादा इस समय वर्तमान में क्योंकि चर्चाओं में रहता है, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। तो ये सातवां हम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। और क्योंकि पर्यावरण यदि आप लोग मूल कर्तव्य में बताएंगे, तो इससे एक मतलब संदेश जाएगा सकारात्मक, कि हर वर्तमान स्थिति में आप लोग एक्टिव रहते हैं। आठवां हमारा, आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने
वेद पढ़े होंगे और चारों वेदों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वेद, जो भी वेद की मूल भावना है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। ये हिंदू धर्म में एक अनूठी, मैं बता दूं कि एक अनूठी आप लोग भावना या नियम जान सकते हैं कि जो इतने 1500 या मतलब 3500 साल पहले जो हमारे वेद लिखे गए, उन वेदों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। तो यदि आप लोगों से प्रश्न पूछा भी जाए कि आप लोगों को हिंदू धर्म में या वेदों में कौन सी ऐसी चीज लगती है जो आप लोग उससे सबसे ज्यादा आकर्षित है या प्रभावित है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इसी चीज को समर्थन करना है कि सबसे अच्छी, मैं जिस बात से वेदों की प्रभावित हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समर्थन। इसलिए जो 3500 साल पहले लिखी गई बात अभी भी वर्तमान में प्रासंगिक है। ठीक है, अब हमारा 9वां मूल कर्तव्य है वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। कोई भी हमारी सरकार के अंतर्गत कोई भी ऐसी संस्था की बिल्डिंग हो या कोई भी ऐसी राष्ट्रीय स्मारक हो जो हमारी मतलब लोक संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति, इन शब्दों में आप लोग भ्रमित नहीं होना। सरकारी संपत्ति, ये सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है सरकार की संपत्ति, तो इसका सबका संरक्षण करना या सबकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। ठीक है, 10वां हमारा मूल कर्तव्य उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, मतलब आप लोगों को एक्सीलेंट किसी भी चीज में आप लोग एक कदम चले तो हर उस स्थिति में आप लोगों को प्रयासरत रहना है कि 2 कदम और आगे चढ़े, क्योंकि आप जितने भी एक्सीलेंट बनेंगे उतना ही देश हमारा तरक्की करेगा, उतनी ही देश हमारी छवि बनेगी। तो ये उत्कृष्टता के लिए समर्थन हमारे मूल कर्तव्य में बताया। 11वां मैंने बोला है कि ये 86वां संशोधन हुआ है वो 2002 में, जो शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा माता पिता का या अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि इन लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। आप लोगों को ये नागरिक कर्तव्य आप लोगों की दृष्टि में आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को सैनिक कर्तव्यों की ओर चलना है, क्योंकि आप लोग सैनिक, नागरिक तो अभी वर्तमान में है ही है। आप लोग जो अप्लाई किए हैं वो आप लोग सेना से या सेना में आप लोगों का आपकी रुचि है, देश सेवा के भाव हैं आप लोगों के अंदर, तो आप लोग सैनिक बनने जा रहे हैं। अब ये 11 तो आप लोगों के जो मूल कर्तव्य है वो तो है ही है। अब यदि आप लोग सैनिक बनते हैं तो सैनिकों के कौन से वो मूल कर्तव्य होने चाहिए जो आप लोगों में झलकने चाहिए या दिखने चाहिए। तो ये हमारे अब सैनिकों के मूल कर्तव्य मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, इस सेना में हमारे क्यों ये कर्तव्य जरूरी है, क्योंकि यदि एक नागरिक की जब 11 कर्तव्य बता दिए गए हैं आप लोगों को, तो सेना के कर्तव्य अलग से, क्योंकि सैनिक हमारा जो राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्र की रक्षा और एकता अखंडता सबके लिए जिम्मेदार होता है, तो इसलिए सैनिकों के कुछ अलग से हमारे कर्तव्य रखे गए हैं। तो पहला कर्तव्य हमारा बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा और रक्षा। आप लोग जब भी आप लोगों से इस प्रकार का प्रश्न किया जाए तो आप लोग देश की सेवा अकेले शब्द पर जोर मत देना। ठीक है, सेवा एक सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक शब्द है, लेकिन साथ में सैनिक का कर्तव्य सेवा के साथ साथ देश की रक्षा का भी पूर्ण दायित्व होता है। इसलिए आप लोग पहला कर्तव्य जो आप लोग बताएंगे तो आप लोगों को साथ में निस्वार्थ सेवा और उसके साथ रक्षा जोड़ देना। ठीक है, दूसरा हमारा सैनिक का कर्तव्य है शांति सद्भाव बनाए रखना। ठीक है,
जो हमारे सैनिक का दूसरा या हमारे सेना का कर्तव्य होता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, शांति कायम रखे और आपसी भाईचारा बने रखे, सांप्रदायिक सौहार्द या मतलब आपसी सौहार्द ना बिगड़े। ठीक है। तीसरा हमारा जो कर्तव्य है, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना। ठीक है। कोई भी ऐसी या आप लोग आक्रमण की मान लें या कोई प्राकृतिक आपदा मान लें, यदि कोई भी ऐसी स्थिति आपातकालीन स्थिति आती है तो सैनिक को बिल्कुल तैयार मतलब सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर स्थिति में, हर समय, कि वो किसी भी समय उसके सामने एक चुनौती खड़ी हो सकती है और उसको तैयार मतलब उसको उस स्थिति में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है या कॉल किया जा सकता है। ठीक है। अब हमारा एक लास्ट चौथा है, वो नागरिकों की रक्षा। सैनिक का एक सबसे जो मूलभूत कर्तव्य मैं आपको बता दूं वो रहता है कि नागरिकों की रक्षा। यदि आप लोग आपके देश के नागरिक सुरक्षित हैं, ठीक है, तो आपका उससे राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। यदि असुरक्षा, किसी भी प्रकार की नागरिकों में असुरक्षा का भाव है तो इसमें जो हमारी एकता है वो भी विखंडित होने की ओर जाती है। अब किसी भी देश का ऐसा उदाहरण मान देख लेना, या कोई भी अभी आप स्थिति अभी देश की बिगड़ी है तो उसमें सबसे ज्यादा यही है कि नागरिकों की सुरक्षा संबंधी स्थिति ज्यादा समस्याएं होती है। ठीक है। विदेशी शत्रुओं के ऊपर हमला करना और हमले को रोकना देश को। ठीक है। ये हमारा पांचवा जो कर्तव्य है, उसमें कोई यदि विदेशी शत्रु या कोई भी हमारा जो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह चल रहा है तो उनके हमलों से नागरिकों की रक्षा करना और प्लस इस तरफ से जवाबी कार्रवाई के साथ उस पर हमला करना। ठीक है। अब हमारा छठवां जो कर्तव्य है वो साहसी। किसी भी सैनिक को साहसी होना बहुत जरूरी है। ये कर्तव्य होता है साहसी होना, क्योंकि राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और बाहरी आक्रमण के लिए जब तक कोई सैनिक या कोई व्यक्ति साहसी ना हो और निडर ना हो, जब तक वो किसी भी खतरे का सामना नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों को हमारे छठ में जो साहसी जरूर होना चाहिए व्यक्ति को, सैनिक को। और आठवां हमारा मैं इधर लिखे दे रहा हूं। ठीक है। सातवां कर्तव्य समर्पण। ठीक है। ये आप लोगों को ये मूल्य भी है सैनिक के, मैं तीनों को अलग से करके बता दूंगा, समर्पण, साहस और अनुशासन को। ठीक है। ये कर्तव्य है क्योंकि यहाँ वो कर्तव्य में यदि सैनिक के अंदर समर्पण नहीं दिखेगा देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, तो वो अनुशासनहीनता या मतलब किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उस स्थिति में नहीं आ पाएगा जिससे वो कोई भी आपातकालीन या युद्ध या किसी भी स्थिति से निपट सके। तो समर्पण देश के साथ होना बहुत जरूरी है सैनिक में। आठवां हमारा है अनुशासन। किसी भी देश के सैनिक में अनुशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और आप लोगों को यदि इंटरव्यू में आप लोगों से ज्यादा अपेक्षा की जाएगी तो वो सबसे ज्यादा समर्पण और अनुशासन की जाएगी। तो आप लोगों को अनुशासन बिल्कुल बना के रखना है। उत्तर देने में भी आप लोगों के सामने, आप लोगों की उत्तर प्रस्तुत करने में, सामने वाले इंटरव्यू पैनल वाले कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है तो उसमें भी आप लोगों के अंदर एक अनुशासन दिखना चाहिए। तो ये सैनिक के हमारे भारत देश में या किसी भी देश की आप मान सकते हैं कि सेना के कर्तव्य होते हैं कि इन सारे कर्तव्यों का अपना भरपूर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। ठीक है। अब हमारे एक और मैं आप लोगों को कुछ शब्द समझा दूं कि कर्तव्यों के साथ साथ जो हमारे सेना के मूल्य होते हैं वो मैंने नहीं बताया है उसमें कि मूल्य क्या है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को मूल्य जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि मूल्य सेना में सैनिक के लिए मूल्य कितने जरूरी है।
कि उसकी जो भी आने वाली स्थिति है, आने वाला समय है, वो निर्धारित करता है कि सैनिक कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे सेना में मूल होना चाहिए वो होना चाहिए ईमानदारी और वफादारी। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कोई भी यदि आप लोगों से इस सेना से संबंधित कर्तव्यों से या आप लोगों के मूल्य से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप लोग इसका एक धाराप्रवाह उत्तर दे सके। ठीक है, यदि मान लो आप लोगों से ऐसे कोई प्रश्न पूछ लिए जाए, ठीक है, और आप लोग अब उसमें हिचकिचाने लगे तो इस समझ से ज्यादा समझ में आ जाएगा पैनल वालों को कि बच्चे को या विद्यार्थियों को ये सारी चीजें पता नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य ये मूल्य है। ठीक है, अरे ठीक है, कर्तव्य। तीसरा हमारा सम्मान। ये सम्मान का मूल अपना सेना को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितने ही सेना का किसी देश की सम्मान होता है वही आत्मगौरव या आत्मरक्षा की प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा इसी में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हमारा निस्वार्थ सेवा, ये मूल्य सैनिक में होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्तिगत साहस। 5 मूल्यों के साथ छठवां मूल हमारा समर्पण और 7वां मूल हमारा अनुशासन। सैनिक का कर्तव्य के साथ साथ ये मूल होते हैं। इतने मूल्यों को लेकर हमारे सैनिक आगे बढ़ते हैं। यदि ये सारे मूल्य सैनिक में नहीं होंगे तो वो अपने जो भी कर्तव्य परायणता है वो ईमानदारी से नहीं वहन कर सकते। इसलिए सारे सैनिक में किसी भी देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए या सीमा पर शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें किसी सैनिक में होना बहुत जरूरी है। तो इन शब्दों का आप एक एक शब्दों का मतलब तो जानते होंगे, इसलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब मैं सीधा हमारे जो धर्मगुरु के कर्तव्य होते हैं कि धर्मगुरु आखिर के क्या कर्तव्य होते हैं सेना में, धर्मगुरु की क्या आवश्यकता है। ठीक है, मैं आप लोगों से पहले प्रश्न बोला था कि सेना में धर्मगुरु की आवश्यकता की क्या जरूरत है। बाकी और जो सशस्त्र बल है हमारे, वो सशस्त्र बलों में क्यों नहीं धार्मिक गुरु रखे जाते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा यही प्रश्न का आज उत्तर मैं आप लोगों को ज्यादा क्लियर कर दूंगा कि सेना में धर्मगुरु की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्योंकि सेना में धर्म, जो भी हमारी किसी भी देश में वर्तमान सेना में जो भी एक्टिव या सक्रिय सैनिक होते हैं, भारत देश की संख्या 13,25,000 जो हमारे अभी सक्रिय सैनिक हैं। तो सैनिकों के साथ एक आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग करता है तो उसका मान लो उसके साथ एक मानसिक स्थिति या मानसिक दुर्व्यवहार की सबसे ज्यादा स्थिति बनती है। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है या मानसिक मतलब स्वास्थ्य की संभावनाएं बिगड़ने की ज्यादा रहती है। तो मानसिक स्वास्थ्य ना बिगड़े किसी भी सैनिक का, इसलिए सेना में धर्मगुरु की इस कर्तव्य इसलिए निर्वहन के लिए सेना में धर्मगुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है किसी सैनिक का तो सैनिक अपने जो मूल कर्तव्य है सैनिक के और या जो अपने मूल्य है उनसे उसकी विमुखता की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो सबसे पहले तो अपने कर्तव्य की विमुखता ना हो सके। ठीक है, किसी भी सैनिक में।
ये हमारी सेना में धर्मगुरु की आवश्यकता है, या इसी को मैं आप लोगों को कर्तव्य, आप लोग कर्तव्य के हिसाब से लिखते चल रहा है कि ये पहला कर्तव्य हो या दूसरा कर्तव्य। मतलब ये हमारा आप लोग देख सकते हैं कि अब ये मैं मिटा रहा हूं कि कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति न बिगड़ने पाए सेना में या सैनिकों को, तो इसलिए धर्मगुरुओं को रखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो सेना के अधिकारी होते हैं या सैनिक होते हैं, ठीक है, उनके परिवारों को या सैनिकों को धर्म उपदेश देना, ठीक है, धर्म के पालन के लिए, देश की रक्षा के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ बनाना, ठीक है, ये हमारा दूसरा कार्य है। तीसरा, जो भी तनावग्रस्त सैनिक हैं उनकी मनह स्थिति को पहचान कर, ठीक है, उसी दिशा में उनका उत्साहवर्धन करना, उनको धार्मिक उपदेशों या धार्मिक मूल ग्रंथों की ऐसी कोई कहानी या ऐसी कोई घटना बताकर उनको अवसाद स्थिति से बाहर निकालना, ठीक है। तीसरा 1 2 3 4 होगा, ठीक है। पांचवा हमारा है कि अंत्येष्टि में एक सेकंड, अंत्येष्टि में शामिल होना। तो ये हमारे सेना में धर्मगुरुओं के कर्तव्य आप लोग मान सकते हैं, कार्य मान सकते हैं कि किन किन स्थितियों से धर्मगुरुओं को निपटना पड़ता है। और आप लोगों को एक और मैं आप लोगों को छठवां कर्तव्य बता दिया। छठवां जो हमारा कार्य है सेना में धर्मगुरुओं का, वो युद्ध में घायल सैनिकों को धार्मिक उपदेश देना या उत्साहवर्धन करना, जिनसे घायल सैनिकों में जल्दी रिकवर हो सके या जल्दी ठीक हो सके। तो ये 6 आप लोगों को कर्तव्य याद रखने हैं धर्मगुरु के। इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी हमारा तनाव वर्तमान समय में को देखते हुए आप लोगों को, जो भी सैनिक होता है पारिवारिक जीवन से दूर होता है और अपना जो व्यक्तिगत जीवन का उसको त्याग करना पड़ता है, तो किस मानसिक स्थिति से या किस मानसिक पीड़ा से सैनिक को गुजरना पड़ता है, वो सारी चीजों को भुलाकर और अपने कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य परायणता पर जोर देकर यथा स्थिति में बना रहे सैनिक, ऐसी इसलिए धर्मगुरुओं की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखकर या केंद्र में रखकर आप लोगों को क्यों आवश्यकता है धर्मगुरुओं की, क्योंकि इसके और किसी भी सेना में इतने या कोई भी सशस्त्र बल में एक्टिव सैनिकों में सबसे ज्यादा अवसाद या मानसिक पीड़ा या मानसिक तनाव की स्थिति सक्रिय सैनिकों में होती है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जो भी आप लोग या बॉर्डर पे देख ले या कोई भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, तो उसमें उनका परिवार या कोई भी वर्तमान उनकी जो भी समारोह हैं उनमें शामिल नहीं होना, तो इसलिए तनाव की स्थिति ज्यादा सैनिकों में बनती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब इन लोगों को आप इन सब कर्तव्यों को आप लोगों को दिमाग में रख के और उत्तर प्रस्तुत करने की कोशिश करना है।